नमो नमः। आज से यदि ईश्वर ने चाहा तो प्रतिदिन अष्टाध्यायी के कुछ सूत्रों का पाठ करेंगे, क्योंकि हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, परंतु जो अष्टाध्यायी क्रम से जो अध्ययन होता है वह परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है। सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ते हैं, परंतु एक कमी सी महसूस होती है अष्टाध्यायी की। तो कोशिश करूँगी आज से, अपने लिए ही ये सब कार्य हो रहा है, तो अष्टाध्यायी क्रम से जितने भी सूत्र हो पाएँ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन। तो अथ अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पाणिनये नमः। कोशिश करूँगी कि जो सूत्र जिस प्रकार का है, क्योंकि 6 प्रकार के सूत्र हैं और किस सूत्र में कितने पद हैं, पदच्छेद करके, और कौन सा समास है, कौन सा पद किस विभक्ति में है, इस प्रकार से बताने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच तो वृद्धि आदेच दो पद हैं, द्विपदम इदम सूत्रम। वृद्धि आदेच प्रथमांत हैं दोनों, वृद्धि भी प्रथमांत है और आदेच भी प्रथमांत है। आदेच में आच एच, आदेच, इस प्रकार से यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा, आच एच आदेच। और उसके बाद आत मतलब आ, तो है ना बाद में तपरह तत्काल से, इस सूत्र से केवल दीर्घ आ का ग्रहण होगा। आत ऐच, ऐ और औ, आ ऐ औ, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। यह एक संज्ञा सूत्र है। वृद्धिरादेश एक संज्ञा सूत्र है तथा आ ऐ और औ की, एच में आता है ऐ और औ, तो इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, इन्हें वृद्धि कहा जाएगा। आगे जहाँ जहाँ पर वृद्धि हो जाए ऐसा कहा जाएगा तो वहाँ पर आ ऐ और औ होंगे। उसके बाद अगला दूसरा सूत्र है अदेंग गुणः। अदेंग गुणः, तो यहाँ पर दो पद हैं इस सूत्र में भी, अदेंग और गुण, दोनों जो है प्रथमांत हैं, अदेंग और गुण। अच्छ एंग च अदेंग, यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। अत से अ का ग्रहण होगा तथा एंग से ए ओ का ग्रहण होगा, तो अ ए ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है अदेंग गुणः। यह कहता है यह सूत्र। तो आगे जहाँ पर भी पाणिनि जी गुण हो जाए ऐसा कहेंगे तो वहाँ पर अ ए और ओ होंगे। उसके बाद अगला जो सूत्र है इको गुण वृद्धि। इकह गुण वृद्धि, दो इस सूत्र में भी द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद हैं। इकह गुण वृद्धि, इकह जो है षष्ठी एक वचन का है तथा गुण वृद्धि, यहाँ पर गुण और वृद्धि, गुण च वृद्धि च, इतरेत्वर द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पर, गुण और वृद्धि। तो गुण वृद्धि जो है प्रथमा द्विवचन है, क्योंकि दो हैं, गुण च वृद्धि च, गुण वृद्धि ही, गुण वृद्धि। तो इस प्रकार से जो है ये दो पद इस सूत्र में हैं तथा यह सूत्र क्या कहता है, यह एक परिभाषा सूत्र है तथा यह इक की क्या, यह सूत्र क्या करेगा, यह सूत्र कहेगा इक प्रत्याहार में ई उ रील री जो आते हैं इनके स्थान पर गुण हो जाए, ऐसा कहेगा। क्योंकि इक में जो है षष्ठी है, जिसके स्थान, जिसमें षष्ठी लगी होती है उसके स्थान पर कार्य होता है, जिसमें सप्तमी लगी होती है उससे पहले कार्य होता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, इस सूत्र से। तो धीरे धीरे हम सारे सूत्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना भी समय लगेगा कोशिश करते हैं कि अष्टाध्यायी पढ़ ही लें। तो उसके बाद अगला जो सूत्र आता है न धातु लोप आर्ध धातु के। न धातु लोप आर्ध धातु के, यह एक निषेध सूत्र है, क्योंकि 6 प्रकार के सूत्र बताए हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारश्च
तो इस प्रकार से 6 प्रकार के सूत्र हैं पाणिनि जी के मत में। न धातु लोपः आर्ध धातु के, तो यहाँ पर आर्ध धातु में क्या नहीं होता है, जिस आर्ध धातु को निमित्त मानकर धातु के अवयव का लोप हुआ हो उसी आर्ध धातु को निमित्त मानकर इक के स्थान पर जो गुण वृद्धि होती है वह गुण वृद्धि नहीं होती है। यानी कि गुण और वृद्धि का निषेध करने वाला सूत्र है न धातु लोप आर्ध धातु के। आर्ध धातु जो आर्ध धातु के कारण जो धातु के अवयव का लोप हुआ है उस आर्ध धातु को निमित्त मानकर एक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होती है। गुण वृद्धि का क्या है, गुण वृद्धि का निषेध सूत्र है। गुण और वृद्धि जहाँ पर होने वाली होती है वहाँ पर इस सूत्र से नहीं होगी। उसके बाद किंग इति च, अगला सूत्र है किंग इति च। तो ये जो गश्च कश्च ngश्च, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पहले तो द्वंद्व हो जाएगा कश्च गश्च ngश्च इस प्रकार से, और द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि द्वंद्व। फिर उसके बाद जिसके क की इत संज्ञा ग की इत संज्ञा और ng की इत संज्ञा हुई हो ऐसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कंग कंग इतो यस्य स कंगित तस्मिन किंगिति, इस प्रकार से बनेगा तो द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर एकह गुण वृद्धि की न धातु लोप आर्ध धातु के में भी एकह गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आएगी और यहाँ पर भी एकह गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आएगी। तो कियत गियत गियत ञियत निमित्त के एकह स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवतः, यानी कि जहाँ पर जो कित गित और ञित जो होते हैं उनके स्थान पर जब गुण वृद्धि प्राप्त हो तो वह यह सूत्र उसका निषेध कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण और वृद्धि का निषेध हो जाएगा। उसके बाद दीधि वेविटाम, दीधि वेविटाम सूत्र क्या कहता है, दीधि वेविटाम दीधि च वेवि च इट च, इस प्रकार से दीधि वेविटाम बनेगा। इतरेत्वर द्वंद्व समास, दीधि च वेवि च इट च दीधि वेविट तेसाम दीधि वेविटाम इतरेतर द्वंद्व समास। यहाँ पर भी गुण और वृद्धि की अनुवृत्ति आएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दीधिंग और वेबिंग जो छांदस धातु हैं ये अदादि गण में पठित हैं और इन दीधि वेबी धातु तथा इट को जो गुण वृद्धि प्राप्त होती है वह नहीं होती है। दीधि वेबी इटाम, यहाँ पर दीधिंग वेबिंग और इट तीन पद हैं, दीधि वेबिटांग। तो इनको क्या होगा, ये इनको यदि गुण और वृद्धि प्राप्त हो तो इन्हें गुण वृद्धि नहीं होगी। ये भी निषेध सूत्र है गुण और वृद्धि का। न धातु तीन जो है ये निषेध सूत्र हो जाएंगे। न धातु लोपा अर्ध धातु के किंगिति च दीधि वेबिटाम, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके निषेध सूत्र हो जाएंगे। इक और नि गुण और वृद्धि के, तो यहाँ से इको गुण वृद्धि से अनुवृत्ति आ जाएगी, न से न की अनुवृत्ति यहाँ से इधर भी आएगी और इधर भी आएगी और इकह गुण वृत्ति की अनुवृत्ति जो है वो इसमें भी आएगी, तीनों में आएगी। न धातु लोप आर्ध धातु के में भी, किंगिति च में, दीधि वेबिटाम में भी। तो इस प्रकार से अब अगला आएगा फिर संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र, संज्ञा सूत्र है हलो अंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतराः संयोगः। तो ये क्या कहता है, हलः अंतरा दोनों में एक प्रथमांत हैं, संयोगः भी प्रथमांत है, हलः अंतरा संयोगः, तीन पद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंतरा, हलः अनंतरा संयोगः, हलः यानी कि
वे हल जिनके बीच में अनंतर है, कोई व्यवधान नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। न अनन न विद्यते अनंतरम येषाम अनअंतरा, यह बहुब्री समाज है यहाँ पर। तो ये क्या है? व्यवधान रहित, यदि जिन हलों के मध्य अनंतर ना हो, यानी कि कोई अच ना हो, तो उन हलों को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जैसे अग्नि हम लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? अग्नि जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो ग और न में बीच में कोई भी स्वर नहीं है, कोई अच नहीं है, अतः ये संयोग हो जाएगा ग और न का। तो इस प्रकार से यह संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। उसके बाद अगला है मुख नासिका वचनोनुनासिकः। मुख नासिका वचनोनुनासिकः, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो मुख नासिका वचनः अनुनासिकः, यहाँ पर दो पद हैं और यहाँ मुख च नासिका च मुख नासिका, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख च नासिका च मुख नासिका, यहाँ पर तो द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है? मुखम मुख नासिकम ईसद वचनम आवचनम, मुख नासिकम आवचनम यस्य मुख नासिका वचनम, यहाँ पर फिर बहुब्री समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास हो जाएगा। द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास हो जाएगा। तो मुख और नासिका दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको मुख नासिका वचन कहते हैं, यानी कि मुख अनुनासिक कहते हैं। मुख और नासिका दोनों के द्वारा जिनका उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक करने का ये क्या है? संज्ञा सूत्र है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। उसके बाद अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य मतलब होता है समान, आस्य मतलब स्थान, प्रयत्न जो आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो जिनका तुल्य मतलब समान, जिनका आस्य व प्रयत्न हो, उनको सवर्ण कहते हैं। यह भी संज्ञा सूत्र है, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। जिनका स्थान और प्रयत्न समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र को हमने देखा। यहाँ पर आश्य प्रयत्न, तो आश्य प्रयत्न में सप्तमी क्या हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आश्य प्रयत्न, आश्य प्रयत्न सप्तमी तत्पुरुष है। तुल्य आश्य प्रयत्नो यस्य, तुल्याश्य प्रयत्नम, तुल्याश्य प्रयत्न क्या है? तुल्य आश्य प्रयत्नम यस्य, जिसका प्रयत्न तुल्य आश्य हो, यानी कि आश्य और प्रयत्न जिसका समान हो, तो वो क्या हो जाएगा? तुल्याश्य प्रयत्न कहलाएगा। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास यहाँ पर है। पहले आश्य प्रयत्नम यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष, और तुल्य आश्य प्रयत्नम यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से तुल्य आश्य और प्रयत्न जिनका समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। उसके बाद अगला जो है, यह भी एक संज्ञा सूत्र है, सवर्ण संज्ञा करने वाला। ये वार्तिक है अगला। री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और लिरी वर्ण आपस में सवर्ण कहे जाएं, ऐसा जो है वार्तिककार कात्यायन जी ने कहा है कि री और लिरी वर्ण आपस में, यानी कि री के 18 भेद, लिरी के 12 भेद होते हैं, तो वे सभी आपस में क्या हो जाएंगे? सवर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ सूत्रों को देखा। अगली कड़ी में हम फिर आगे के सूत्रों को देखेंगे। धन्यवाद।